नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिजाब बैन के खिलाफ दायर की गई याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा खारिज किए जाने और शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन लगाने के फैसले को बरकरार रखने के हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। छात्रा निभा नाज की ओर से स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हाईकोर्ट ये नोट करने में विफल रहा कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम छात्रों द्वारा पहनी जाने वाली कोई अनिवार्य यूनिफॉर्म नहीं देता है और हिजाब पहनने का अधिकार निजता के अधिकार के दायरे में आता है। हिजाब बैन पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता छात्राओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जताई और कहा कि उनके धर्म में हिजाब एक जरूरी प्रथा है और वो तब तक कॉलेज नहीं जाएंगी जब तक उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति नहीं मिलती है। उन्होंने फैसले पर कहा कि उनको उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया गया है। उन्होंने कानून पर अपना भरोसा तो जताया, साथ ही कहा कि आज उनको छला हुआ महसूस हो रहा है। हिजाब को लेकर आए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर आज केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वो इस फैसले से बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा फैसला है, ये फैसला बराबरी के हक में है। इसके आगे उन्होंने कहा कि इस्लाम ऐसा धर्म है जिसकी बुनियाद ही बराबरी पर है। ये एक साजिश है जिसके तहत महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है इस फैसले से तय हुआ है कि प्रतिभावान लड़कियों को बेहतर मौके मिलेंगे। उन्होंने कहा कि 3 तलाक को लेकर भी ऐसे ही तर्क दिए जा रहे थे। लोगों को समझने में लंबा वक्त लगा कि वो इस्लाम के अनुकूल नहीं था। इसी तरह हिजाब के मामले में भी ये समझना जरूरी है। हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिजाब का मामला धर्म से जुड़ा नहीं है बल्कि किसी के चुनाव की आज़ादी के बारे में है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से बेहद निराश हूं। आप हिजाब के बारे में चाहे जो भी सोच सकते हैं, लेकिन ये कपड़े पहनने की एक चीज़ को लेकर नहीं है। ये एक महिला के अधिकार के बारे में है कि वो कैसे कपड़े पहनना चाहती है। उन्होंने कहा कि अदालत ने इस मूल अधिकार को बरकरार नहीं रखा है, ये एक मजाक है। एआईएमआईएम के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जताई। उन्होंने कहा ये उनका हक है कि वो इस फैसले से असहमति जता सकते हैं। उन्होंने कहा है न केवल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बल्कि दूसरे धार्मिक समूहों के संगठन भी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस फैसले का इस्तेमाल हिजाब पहनने वाली महिलाओं के उत्पीड़न को सही ठहराने के लिए नहीं किया जाएगा। ओवैसी ने कहा कि जब बैंकों, अस्पतालों, सार्वजनिक परिवहन आदि में हिजाब पहनने वाली महिलाओं के साथ ऐसा होना शुरू हो जाएगा तब कोई केवल आशा कर सकता है और आखिर में निराश हो सकता है। हाल में हुए 5 विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक्शन लिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा देने को कहा है। हार के बाद बड़े फेरबदल की ओर बढ़ती दिख रही कांग्रेस के इस फैसले को लेकर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के पीसीसी अध्यक्षों से कहा है कि वे पीसीसी के पुनर्गठन के लिए अपना इस्तीफा सौंपें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार पर सीधा हमला बोला है। सिब्बल ने कहा कि अब गांधी परिवार को हट जाना चाहिए और किसी दूसरे नेता को नेतृत्व करने का मौका देना चाहिए। कपिल सिब्बल का यह बयान 5 चुनावी राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार के तुरंत बाद सामने आया है। इससे पहले भी हालांकि G23 गुट के नेताओं ने चुनावी राज्यों में हार के बाद कांग्रेस नेतृत्व पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में G23 की ओर से पहली बार इतना बड़ा बयान सामने आया है। द इंडियन एक्सप्रेस के साथ इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने कहा कि गांधी परिवार को अपनी इच्छा से हट जाना चाहिए क्योंकि उनके द्वारा नामित की गई कोई संस्था उन्हें कभी ये नहीं बताएगी कि उन्हें सत्ता की बागडोर अब अपने हाथ में नहीं रखनी चाहिए। सिब्बल का आशय कांग्रेस की कमान संभालने को लेकर था। यूपीए सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि वो घर की कांग्रेस नहीं चाहते और अपनी अंतिम सांस तक सबकी कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ेंगे। सिब्बल ने कहा कि सबकी कांग्रेस का मतलब सिर्फ साथ आना नहीं है बल्कि उन सब लोगों को साथ लाना है जो बीजेपी को नहीं चाहते। सिब्बल ने कहा कि राहुल गांधी पंजाब में गए और चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया। ऐसा उन्होंने किस हैसियत से किया? वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन वो सारे फैसले लेते हैं, तो ऐसे में उनसे फिर से सत्ता में लौटने को या अध्यक्ष बनने के लिए क्यों कहा जा रहा है? इस सवाल पर कि कांग्रेस नेतृत्व को अब क्या करना चाहिए, सिब्बल ने कहा कि नेतृत्व को आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को किसी और को नेतृत्व करने का मौका देना चाहिए।
गांधी परिवार पर कपिल सिब्बल के सीधे हमले के बाद कांग्रेस सांसद मनिक्कम टैगोर ने उन्हें जवाब दिया है। टैगोर ने मंगलवार को कहा कि सिब्बल बीजेपी और संघ की भाषा बोल रहे हैं। टैगोर ने ट्वीट कर कहा, संघ और बीजेपी क्यों नेहरू गांधी परिवार को नेतृत्व से बाहर कर देना चाहते हैं, क्योंकि गांधी परिवार के नेतृत्व के बिना कांग्रेस जनता पार्टी बन जाएगी और तब कांग्रेस को खत्म करना और आइडिया ऑफ इंडिया को ध्वस्त करना आसान हो जाएगा। टैगोर ने कहा कि कपिल सिब्बल इस बात को जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो बीजेपी और संघ की भाषा क्यों बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को अपना समर्थन दे दिया। इससे पहले बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, अन्य पार्टी नेता, कार्यकर्ता इस फिल्म की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। कश्मीर घाटी से कश्मीर पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म ऐतिहासिक तथ्यों में छेड़छाड़ की वजह से विवादों में आ गई है। पीएम मोदी ने आज कहा कि ऐसी फिल्में सच्चाई प्रकट करती हैं। मोदी ने दावा किया कि इस फिल्म को बदनाम करने की साजिश की गई है। दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर फिल्मों के आलोचकों पर तंज किया और कहा कि वे गुस्से में हैं क्योंकि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म उस सच्चाई को सामने ला रही है जिसे जानबूझकर छिपाया गया था। पूरी जमात जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का झंडा फहराया था, 5-6 दिनों से उग्र है। तथ्यों और कला के आधार पर फिल्म की समीक्षा करने के बजाय इसे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित और लिखित ये फिल्म पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा संगठित हत्याओं के बाद राज्य से कश्मीरी पंडितों के पलायन को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को अपना समर्थन दे दिया। इससे पहले बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, अन्य पार्टी नेता, कार्यकर्ता इस फिल्म की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। कश्मीर घाटी से कश्मीर पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म ऐतिहासिक तथ्यों में छेड़छाड़ की वजह से विवादों में आ गई है। पीएम मोदी ने आज कहा कि ऐसी फिल्में सच्चाई प्रकट करती हैं। मोदी ने दावा किया कि इस फिल्म को बदनाम करने की साजिश की गई है। दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर फिल्मों के आलोचकों पर तंज किया और कहा कि वे गुस्से में हैं क्योंकि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म उस सच्चाई को सामने ला रही है जिसे जानबूझकर छिपाया गया था। पूरी जमात जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का झंडा फहराया था, 5-6 दिनों से उग्र है। तथ्यों और कला के आधार पर फिल्म की समीक्षा करने के बजाय इसे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित और लिखित ये फिल्म पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा संगठित हत्याओं के बाद राज्य से कश्मीरी पंडितों के पलायन को दर्शाती है। युद्धग्रस्त यूक्रेन में जान गंवाने वाले भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा का शव अभी भारत नहीं आया है। उनकी मौत को 14 दिन हो चुके हैं। शव को भारत लाने को लेकर आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा कि खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी में अंतिम वर्ष के छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत हो गई है। हम उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं। यूक्रेन में हमारा दूतावास उनके पार्थिव शरीर को भारत वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कीव के मेयर ने कहा है कि मंगलवार सुबह राजधानी में हवाई हमलों में 4 लोग मारे गए हैं। इमरजेंसी सर्विसेज ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि 16 मंजिला इमारत पर हुए हमले के बाद ये लोग हताहत हुए। इसके अलावा एक अन्य आवासीय इमारत पर भी रूस के द्वारा हमला किया गया है, जिससे इमारत में आग लग गई। चीन ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन संघर्ष पर उसका रुख पूरी तरह से निष्पक्ष है। इसके साथ ही अमेरिका की ओर से आ रही उन रिपोर्ट्स को एक बार फिर खारिज किया जिनमें कहा जा रहा है कि चीन रूस की मदद के लिए सकारात्मक रवैया दिखा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन एक डेली ब्रीफिंग में पत्रकारों से बात करते हुए कह रहे थे कि अमेरिका ने दुष्प्रचार किया है और झूठी सूचनाएं फैलाई हैं। उन्होंने कहा, ये न केवल गैर पेशेवर है बल्कि अनैतिक और गैर जिम्मेदाराना भी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।